नमस्कार। तो घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर है। ये खास बुलेटिन इसलिए क्योंकि खास आपके लिए हम इसे डिजाइन करते हैं। वो खबरें इसमें हम शामिल करते हैं जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, वो खबरें जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन किसी वजह से अगर वो मिस हो गई है तो इस बुलेटिन में आपको वो तमाम खबरें मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले को और शुरुआत करते हैं कर्नाटक से, जहां हुबली में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए हुबली पहुंचे। हुबली के हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए निकले। रास्ते में लोगों में उनके रोड शो को लेकर गजब का उत्साह नजर आया। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में आज से 16 जनवरी तक नेशनल यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इसके लिए भव्य स्तर पर तैयारी की गई है। इस महोत्सव में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवा प्रतिनिधि हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। तो प्रधानमंत्री आप देख सकते हैं 16 जनवरी तक ये चलेगा युवा महोत्सव, और राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आज से आगाज हो गया है, जिसके उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। इस रोड शो में आप देखिए कि किस तरह से दोनों ही तरफ कर्नाटक के हुबली में लोगों का यहां पर हुजूम था, जो कि लगातार प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन स्वीकार करते यहां पर नजर आ रहे हैं। फूलों की वर्षा यहां पर की जा रही थी। लगभग 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसके युवा यहां पर हिस्सा ले रहे हैं इस खास मौके पर। स्वामी विवेकानंद की जयंती की पूर्व संध्या पर वाराणसी के बीएचयू में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। इस दौरान स्वामी विवेकानंद जी पर बनी रंगोली खास आकर्षण का केंद्र रही। स्वामी विवेकानंद की जयंती को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सिलसिले में बीएचयू परिसर में 2100 दीप जलाए गए। विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी जी की जयंती पर 2 दिन का युवा उत्सव मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य परिसर में विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करना है। आपको बता दें, स्वामी विवेकानंद वो शख्सियत जिन्होंने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बिगुल एक तरीके से इस देश में बजाया था। जिस समय देश पराधीन था, ब्रिटिश हुकूमत के तहत भारत शासित था, उस समय पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाके पूरी दुनिया में भारतीय सोच, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का डंका उन्होंने बजाया और अपने विचारों से न केवल उस धर्म संसद में बल्कि देश में भी लोगों को प्रेरित किया, जिससे कि वो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े और उसके जरिए एक अलग तरीके से आजादी के आंदोलन में शामिल हो। आज स्वामी विवेकानंद की 189वीं जयंती है। इस मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी जी की उस पगड़ी से जुड़ी खास खबर, जिसे पहनकर उन्होंने 1893 में शिकागो की धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद की वो पगड़ी आज भी हावड़ा के घर में सुरक्षित है। दरअसल शिकागो से कोलकाता लौटकर स्वामी जी श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य नवगोपाल घोष के घर गए थे। वहां भोजन के बाद उन्होंने उपहार के तौर पर अपनी पगड़ी घोष परिवार को दे दी थी। ये पगड़ी शिकागो जाने के पहले महाराज अजीत सिंह ने स्वामी जी को दी थी। इस पगड़ी को उसी मंदिर में रखा गया है जहां उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की मूर्ति स्थापित की गई थी। उसी समय से अभी भी ये पगड़ी इसी घर में रखी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि स्वामी जी की ये पगड़ी जो है अभी भी यहां पर रखी हुई है। पूरी श्रद्धा के साथ लोग इसे देखते हैं। और अब आपको दिखाते हैं लोहड़ी की तैयारी के शानदार रंग। जी हां, मकर संक्रांति से पहले पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में लोहड़ी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में इस त्यौहार का खास महत्व है। यहां इसके रंग अभी से दिखने लगे हैं। खास बात यह है कि इसमें महिलाएं भी ढोल बजाती आपको दिख जाएंगे। पंजाब के अमृतसर में महिलाएं लोहड़ी के रंग में पूरी तरह रंगी हुई नजर आ रही हैं। अमृतसर समेत कई इलाकों में शाम के वक्त लोहड़ी जलाकर गीत गाए जा रहे हैं और गिद्दा और भांगड़ा किया जा रहा है। महिलाएं और लड़कियां इसके जरिए त्योहार के उत्साह का इजहार कर रही हैं। पंजाब की पहली महिला ढोली बलजीत कौर गिद्दा डालकर और ढोल बजाकर लोहड़ी का त्योहार मना रही हैं। आपको बता दें कि लोहड़ी वैसे कल है, लेकिन सेलिब्रेशन का यह सिलसिला, उत्सव का यह सिलसिला
कई दिन पहले से शुरू हो जाता है। तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और इसका एक रंग अमृतसर में भी दिखाई दिया जब लोगों ने अपने खुशी का इजहार इस तरीके से किया। हालांकि कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लोहड़ी का ये उत्सव भी फीका सा रहा, क्योंकि उस पैमाने पर इसका आयोजन नहीं हो पाया जिस पैमाने पर देश भर में किया जाता है। खासकर पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कुछ इलाकों में लोहड़ी का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसकी खास मान्यता है और इस खास मौके पर पूरा जोश लोगों का नजर आता है। अब आपको दिखाते हैं सोहराय के रंग। संथाल आदिवासियों के सबसे बड़े त्योहार को लेकर झारखंड के गोड्डा में उत्सव का माहौल अपने चरम पर है। मांदर, झाल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हुए सब जमकर थिरक रहे हैं। शहर से लेकर गांव तक गीत, संगीत और नृत्य से गुलजार है। हर तरफ सोहराय त्योहार की धूम मची हुई है। संथाल आदिवासी इसे पूरे जोश खरोश के साथ मनाते हैं। इस त्योहार की सबसे बड़ी खासियत प्रकृति और परिवार के साथ रिश्ता है। गोवंश की पूजा भी इस त्योहार की विशेषता है। इस त्योहार से नए फसल की आवक की खुशी जताई जाती है। 5 दिनों का ये त्योहार मकर संक्रांति तक मनाया जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से इसे मनाया जाता है। कहीं पर आप देख रहे हैं लोहड़ी मनाई जा रही है, वहां भी नई फसल को लेकर भी उत्साह है, इस वजह से वहां मनाई जाती है। पोंगल भी मनाया जाता है। साउथ इंडिया में आप देखेंगे वहां पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। और यहाँ झारखंड में आप देख रहे हैं गोड्डा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आदिवासी लोक नृत्य यहाँ पर किया जा रहा है। संथाल आदिवासियों का ये बहुत बड़ा त्योहार है और खास करके खुशी इस बात की नए फसल की खुशी होती है, प्रकृति के प्रति अपना प्रेम जताया जाता है। और अब बात केरल के सबरीमला मंदिर की। मकर संक्रांति के मौके पर होने वाले खास मकर विल्लक्कू उत्सव के लिए सबरीमला में भक्तों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देश के कोने कोने से लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए सबरीमला पहुंच रहे हैं। मकर विल्लक्कू उत्सव के दौरान भगवान अयप्पन को खास गहने थिरुवाभरण अर्पित किया जाता है। इससे पहले यहां विशाल शोभा यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि मकर विल्लक्कू के दिन सबरीमाला में पहाड़ी के ऊपर मकर ज्योति दिखती है। इस अलौकिक रोशनी के दर्शन के लिए श्रद्धालु खासतौर से यहां इंतजार करते हैं और इस समय सबरीमाला मंदिर में श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है। एक पूरी यात्रा है जिसका जो शुरुआत होती है वो दिसंबर महीने से शुरू हो जाती है और मकर संक्रांति तक ये उत्सव चलता है। 40 दिन से ज्यादा का ये उत्सव है और ये यात्रा 40 दिन से ज्यादा समय तक चलती है और इस समय भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक खास तरीके से दर्शन की यहाँ परंपरा है और उसी परंपरा को निभाते हुए ये लोग दर्शन पूजन के लिए यहाँ आ रहे हैं। रुख करते हैं बिहार का। बिहार में मकर संक्रांति की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस सिलसिले में राज्य की सुधा डेयरी ने खास इंतजाम किए हैं। मकर संक्रांति पर लोगों को दूध, दही, तिलकुट और पनीर की कमी ना हो, इसको देखते हुए पटना डेयरी प्रोजेक्ट सुधा डेयरी इस बार गली गली, शहर शहर दही और दूध एक्सप्रेस चला रही है। आपको बता दें डेयरी की ओर से इस बार मकर संक्रांति पर 32 लाख लीटर दूध, 9 लाख किलो दही, 7,000 किलो तिलकुट, 7,000 किलो पेड़ा और 25,000 किलो पनीर मुहैया कराने का इंतजाम किया गया है। आज से 14 तारीख तक के लिए ये विशेष व्यवस्था की गई है ताकि राज्य में इस त्योहार पर दूध दही की किल्लत ना हो। खासतौर से पटना शहर में कंपनी के 8 उड़न दस्ते इन चीजों की सप्लाई पर निगरानी रखेंगे और जिन जगहों पर दूध दही की कमी होगी वहां उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे। तो 14 तारीख तक ये खास व्यवस्था की गई है। मकर संक्रांति के मौके पर दूध दही की कमी ना हो, इसके लिए खासतौर पर आपको बता दें कि बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही और चूड़ा खाने का वहां पर प्रचलन है। लोग खाते हैं और तिलकुट के साथ और गजक के साथ वहां पर खाते हैं। तो इसीलिए दही ज्यादा मात्रा में हर घर में, लगभग हर घर में दही जमाया जाता है और चूड़ा के साथ वहां पर लोग इसे खाते हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल के लड्डू और गजक, कई तरह की चीजें, मिठाइयां तो ये बनती हैं, इसीलिए खास करके पटना में व्यवस्था की गई है। और जब बात बिहार की आती है तो मकर संक्रांति के मौके पर यहाँ का तिलकुट खाजा यानी तिल से बनी चीजें काफी मशहूर हैं। उनका जायका काफी अलग है और इसीलिए ये व्यवस्था की गई है कि तिल की भी कमी ना होने पाए। और राजस्थान की पाली में इन दिनों धनुर्मास मनाया जा रहा है। यहाँ के गीता भवन में राधा कृष्ण के मंदिर में इस अवसर पर हर दिन अलग अलग तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसके लिए खास तैयारी की गई है। कभी दही चावल तो कभी इमली चावल तो कभी किसी और तरह का प्रसाद यहाँ भगवान को भोग के रूप में लगाया जाता है।
मंदिर परिसर में रोजाना 4 क्विंटल प्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान के आगे भोग लगाने के बाद भक्तों में इस प्रसाद का वितरण किया जाता है। प्रसाद के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑटो एक्सपो की। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में चल रहे ऑटो एक्सपो का रुख हम कर रहे हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक कारों से पर्दा उठ रहा है। भारतीय कंपनियों के साथ साथ विदेशी कार कंपनियां भी अपनी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ियों को यहां शोकेस कर रही हैं। फ्यूचर कार कॉन्सेप्ट ये लेकर सामने आई हैं। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन आज मारुति सुजुकी की जिम्नी एसयूवी से भी पर्दा उठ गया। कंपनी ने 5 डोर वर्जन को पेश किया है। इसके अलावा ऑटो एक्सपो में टाटा की कई गाड़ियों से भी पर्दा उठा है। टाटा ने हैरियर इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो एक्सपो में पेश किया है। इसके अलावा कर्व के आईसी वर्जन को भी कंपनी ने पेश किया है। ऑटो एक्सपो के दूसरे दिन केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपने विचार यहां रखे। उन्होंने रोड सेफ्टी पर ध्यान देने और सबको इसको लेकर जागरूक करने पर जोर दिया। बता दें कि आम लोग कल यानी कि 13 जनवरी से इस ऑटो एक्सपो का लुत्फ उठा सकेंगे। तो कई तरह के मॉडल्स इस बार देखने को मिले। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इस बार धूम रही है। खासतौर पर हाइड्रोजन से चलने वाली कारें, एथेनॉल से चलने वाली कारें, उसे भी इस ऑटो एक्सपो में रखा गया है। और हाईटेक वर्जन्स की कार, साथ ही कॉन्सेप्ट कार्स भी यहां पर इस बार जो है वो लॉन्च की गई है, शोकेस किया गया है। मारुति सुजुकी की जिम्नी एसयूवी खास करके आकर्षण का केंद्र रही है। और कार निर्माता कंपनी एमजी मोटर ने भी ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार यूनिक 7 को पेश किया है। कंपनी का दावा है कि ये एमपीवी एक बार फुल टैंक होने पर 605 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज देगी। खास बात यह है कि ये हाइड्रोजन स्टोरेज डिवाइस के साथ साथ इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसके हाइड्रोजन सिलेंडर की क्षमता 6.5 किलो के करीब है, जिसे पूरी तरह से भरने में केवल 3 से 5 मिनट लगते हैं। एमजी लगातार 5 से 7 सीटर कारों को पसंद करने वालों को लुभाने की कोशिश कर रही है। इस एमपीवी में एक रिफिलिंग में 600 किलोमीटर से अधिक की माइलेज मिलती है, यानी कि 600 किलोमीटर से अधिक तक ये कार चल सकती है। एमजी मोटर की ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार दूसरे ईंधन वाली कारों के मुकाबले कम प्रदूषण पैदा करती है। और जैसा कि कोशिशें लगातार की जा रही हैं, चाहे वो कार निर्माता कंपनियां हों, चाहे वो सरकार हो, उनकी कोशिश ये है कि ऐसे वाहन विकसित किए जाएं, ऐसी तकनीक डेवलप की जाए जिससे कि पर्यावरण पर कम से कम असर हो और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक मजबूती के साथ कदम उठाए जा सकें। और इसी दिशा में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लगातार अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में 3 दिवसीय गोरखपुर महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव में आयोजित किए गए बॉलीवुड नाइट कार्यक्रम में पहले ही दिन प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर ने अपने लाइव परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। मंच पर कैलाश खेर गाना गाने के साथ साथ नाचते झूमते भी नजर आए। कैलाश ने जयकारा सॉन्ग से शुरुआत की और उसके बाद बम बम लहरी, बाहुबली फिल्म का सॉन्ग कौन है वो समेत तमाम हिट गानों की झड़ी लगा दी। कैलाश खेर ने कहा कि उनका ये सौभाग्य है कि उन्हें गुरु गोरखनाथ की धरती पर लाइव परफॉर्म करने का मौका मिला। कि मेरे बाबा गोरक्षनाथ की तपोस्थली गोरखपुर की प्रांगण में कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट के लिए हम आए हैं। चलिए और अब बात जोशीमठ की कर लेते हैं, जहां के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। यहां भी किसी का घर नहीं टूटेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है कि केवल खतरनाक घोषित होने वाले दोनों होटलों को ही तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आज भगवान नरसिंह मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद ये घोषणा की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को फौरी सहायता के तौर पर 1.5 लाख रुपए देने का भी निर्देश दिया है। 3000 प्रभावित परिवारों को 45 करोड़ रुपए की सहायता दी जा रही है। जोशीमठ के हालात को लेकर राज्य से लेकर केंद्र तक मंथन हो रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज आर्मी, आईटीबीपी वैज्ञानिकों समेत
स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की। तो दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में भी हाई लेवल मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री धामी बुधवार को जोशीमठ में दरार और धसाओं के शिकार मकानों से विस्थापित लोगों से मिलने राहत शिविरों में पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर हाल में मदद का भरोसा दिया है। अब रुख करते हैं उत्तराखंड के पहाड़ों का, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। अपने टीवी स्क्रीन पर हम आपको अब दो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों धामों में बर्फबारी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर बद्रीनाथ की है, जहां भगवान बद्री विशाल के मंदिर का अद्भुत कुदरती श्रृंगार हो रहा है। बद्री विशाल का मंदिर आधा फीट बर्फ से ढक गया है। यहां बर्फ की गिरती फुहारों से दिव्य छटा नजर आ रही है। बद्रीनाथ में हर तरफ सफेद मखमली चादर बिछी दिखाई दे रही है। और ये दूसरी तस्वीर केदारनाथ धाम की है। लंबे इंतजार के बाद यहां भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। यहां भी जमकर बर्फबारी हो रही है और बर्फ की गिरती फुहारों का मनोरम दृश्य नजर आ रहा है। इस धाम में हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी केदार नगरी ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली हो। तो दोनों ही तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। इस दौरान यहां पर ऊंचाई होने की भी वजह से कोई भी ऊपर रहता नहीं है। एक बार बर्फबारी खत्म हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे लोग नीचे से फिर ऊपर की तरफ आएंगे। लेकिन फिलहाल यहां पर जो दृश्य है वो अद्भुत है, बेहद मनोरम। और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होते ही इसका असर आपको बता दें चारों धाम में दिख रहा है। कल देर रात से गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे एक बार फिर से तापमान माइनस से नीचे चला गया है और ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। आज सुबह तक ही गंगोत्री मंदिर परिसर में करीब 3 इंच बर्फ पड़ चुकी थी। वहीं धराली और हर्षिल के इलाके में अभी बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जमकर बर्फबारी हो रही है। औली में जहां इस साल की पहली बर्फबारी हुई, औली में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। स्कीइंग के लिए मशहूर पर्यटन स्थल औली में अब जाकर इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। हालांकि इस बर्फबारी का इंतजार यहां पहुंचे पर्यटकों और स्कीइंग के शौकीनों को लंबे समय से था। आखिरकार उनकी मुराद पूरी हुई और अब इस बर्फबारी को देखकर उनके चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी का ये मौसम पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। लिहाजा जो उत्तराखंड के अलग अलग पहाड़ी इलाके हैं जहां पर बर्फबारी हो रही है, वहां भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में धौलाधार की पहाड़ियों पर लंबे समय बाद बर्फबारी के बाद सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। हालांकि धर्मशाला और मैक्लोडगंज के इलाकों में लोगों को अभी हिमपात का इंतजार है। सैलानियों को उम्मीद है कि जल्द ही इन इलाकों में भी बर्फ पड़ेगी और बर्फ देखने की इनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। पहाड़ों में बर्फबारी से इन इलाकों में तापमान गिर गया है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन लोग मौसम के इस मिजाज का भी मजा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने इलाके में जल्द ही बर्फबारी की संभावना जताई है। इसी उम्मीद में इस इलाके में सैलानियों की जमघट लग रही है और तमाम होटल और गेस्ट हाउस इस वक्त फुल है। तो धर्मशाला की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कई लोग धर्मशाला, उसके आगे मैक्लोडगंज इस तरह का ट्रिप बनाते हैं और यहां पर खास तौर पर क्योंकि काफी ऊंचाई है तो यहां पर भी बर्फबारी का सैलानियों को इंतजार रहता है। और वीकेंड्स में यहां पर आपको वैसे भी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल ये मौसम ऐसा है, लोग धर्मशाला भी जा रहे हैं क्योंकि धर्मशाला में अमूमन मैक्लोडगंज के तुलना में थोड़ी गर्मी रहती है यहां पर। लेकिन इस वक्त मौसम ही ऐसा है कि यहां पर भी मौसम बिल्कुल बदल चुका है। बर्फबारी का इंतजार है लेकिन ठंड काफी यहां पर है जिसका मजा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आपको बता दें कि जबरदस्त हिमस्खलन की तस्वीरें सामने आई है। ये अवलांच गांदरबल के सोनमर्ग इलाके में बालटाल के पास हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हिमस्खलन में किसी के हताहत होने या फिर किसी बड़े नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अवलांच की इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों की ऊंचाई से दूध का झरना फूट पड़ा हो। देखते ही देखते पूरा इलाका दूधिया बर्फ से ढकता नजर आ रहा है। गांदरबल से आई इन तस्वीरों में हिमस्खलन के दौरान परिंदों का झुंड उड़ान भरता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में हिमपात के कारण जगह जगह जमी बर्फ को हटाने और रास्ते साफ करने के लिए प्रशासन सक्रिय हो गया है। श्रीनगर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने कंट्रोल रूम बनाया है और आधुनिक ऑटोमेटिक मशीनों और दूसरे उपकरणों का इंतजाम किया है जिनके जरिए बर्फ को हटाकर रास्ते साफ किए जा सकें। श्रीनगर, बड़गाम और गांदेरबल में 68 मशीनें रखी गई हैं।
आपको बता दें, इस बार बर्फ हटाने के लिए प्लास्टिक फाइबर ब्लेड्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और सड़कों को सफाई के दौरान कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इनका इंतजाम किया गया है। कंट्रोल रूम को सूचना मिलने पर प्रभावित इलाकों में बर्फ हटाने के लिए उन उपकरणों का तत्काल इस्तेमाल किया जाएगा। इन उपकरणों में खास कैमरे और हियरिंग सिस्टम भी लगे हुए हैं, जिनसे ऑपरेटर को बर्फ हटाने में आसानी होगी। और हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।